हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है हिस्ट्री की बुक 1 के चैप्टर 1 पर, जो कि है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टूडेंट्स को सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और सपोर्ट मटेरियल सेशन के एंड में आता है अक्सर। तो बच्चे इसमें जो रिवीजन नोट्स दिए होते हैं या क्वेश्चंस दिए होते हैं उनका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो उन्हीं की हेल्प के लिए मैंने उन रिवीजन नोट्स की वीडियो यहाँ पर बना दी है ताकि आप लोग इससे रिवाइज कर सकें। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको डायरेक्टली ये नोट्स नहीं पढ़ना है, आपको पहले अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है और एनसीईआरटी के बाद इन रिवीजन नोट्स पर आना है सिर्फ रिवाइज करने के लिए। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट इन नोट्स को पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि उनको पूरा चैप्टर समझ आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कब पढ़ना है ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आफ्टर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 1 का रिवीजन। तो चैप्टर 1 का हमारा नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। और ईंटें, मनके और अस्थियाँ इस चैप्टर का नाम क्यों है? क्योंकि जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के लिए हमारे पास जो भी सोर्सेज या स्रोत हैं वो किस तरीके के हैं। या तो वहाँ की ईंटें हैं, या वहाँ के घर हैं, मनके हैं। मनके क्या होते हैं? बीड्स होते हैं जिनका यूज़ ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। वहाँ की अस्थियाँ हैं, अस्थियाँ वहाँ की बोन्स, जैसे कि वहाँ के कुछ कंकाल हैं इंसानों के, या फिर वहाँ कुछ जानवर मर गए होंगे उनकी बोन्स हैं। वो सारी चीज़ें ही हमारे पास क्या है, एक स्रोत की तरह है, जिससे हम जान सकते हैं कि आखिर हड़प्पा में कैसा कल्चर था, कैसे लोग थे, वहाँ कैसे घर होते थे, कैसे लोग ज्वेलरी पहनते थे, ये सारी चीज़। इसीलिए आपके चैप्टर का नाम भी यही दे दिया गया। अब सभ्यता को सिंधु घाटी क्यों बोला जाता है? तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग में बहुत सारी साइट्स मिली थी, वो कहाँ पर मिली थी? एक नदी है सिंधु या इंडस जिसको बोला जाता है, उसी के आसपास इधर इधर ऐसे इस तरीके से बहुत सारी साइट्स या बहुत सारे इसके क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, और इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम रख दिया गया था सिंधु घाटी सभ्यता। अब बोला गया है कि यहाँ पर पुरावस्तुओं के ऐसे कुछ हमें समूह मिले हैं जिनमें विशिष्ट शैली मिलती है और उनका जो भौगोलिक क्षेत्र है, काल है, वो भी रिलेटेड है एक दूसरे से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर से जो भी हमें सामान मिलता है उनमें अगर हम स्टाइल की बात करें तो वो एक स्पेशल टाइप के हैं सभी चीज़ें वहाँ की, और जो उनका भौगोलिक क्षेत्र यानी जोग्राफिकल एरिया है जहाँ से वो मिली है, और उनका जो काल है वो सब कुछ एक जैसा है। जैसे मान लीजिए उनके बर्तन मिले हैं, उनके ज्वेलरी मिली है, तो इसी से क्या देखा जाता है, ये एक विशिष्ट शैली के हैं और इनका स्टाइल जो है इसी से हमें पता चलता है कि एक संस्कृति को ये डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ गया? अब वो इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा की जब खोज हुई, यानी सभ्यता की जब खोज की गई, तो सबसे पहला स्थान, सबसे पहला क्षेत्र हड़प्पा ही था। हालांकि आज के टाइम में इसकी बहुत सारी साइट्स हैं, 1400-1500 साइट्स अभी तक मिल चुकी हैं, लेकिन सबसे पहला खोजे जाने वाला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। जबकि ये सबसे पहले खोजा गया, इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, और अगर इसके सबसे दो फेमस सेंटर्स की हम बात करें तो कौन कौन से हैं? एक है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये है दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी नाम के इंसान ने, और किसके गाइडेंस में की थी? जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल की गाइडेंस में ये सारा काम हुआ था। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर एग्जाम में पूछेंगे हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। अब अगर हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड देखें तो क्या है टाइम पीरियड? यहाँ लिखा है 2600 से 1900। ये वो टाइम है जब हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह विकसित हो गई थी, पूरी तरह इसका डेवलपमेंट हो चुका था। ये वो फेज है। कौन सा टाइम है ये? 2600 से 1900 ईसा पूर्व, या फिर 2600 से 1900 बीसी भी हम बोल सकते हैं, बीसी। अब नेक्स्ट है, यहाँ जो मोहरें मिली हैं वो सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता ये मोहरें, या जिनको सील्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, ये क्या होती हैं, तो मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। यहाँ आपको फर्स्ट पेज पर दिख रहा है, ये क्या है? एक हड़प्पाई मोहर या हड़प्पा सील की एक इमेज है। तो ये मोहर क्या होती थी? मिट्टी की बनाया करते थे हड़प्पन्स, और उस पर बनाकर अगर उन्हें कुछ भी लिखना है या कुछ मार्क करना है, उसको ये छाप दिया करते थे और इस तरीके से इसको यूज़ किया करते थे, एक टैबलेट के रूप में, या जिसको हिंदी में बोलते हैं एक पट्टिका के तौर पर। और यही जो टैबलेट्स हैं, यही जो मोहरें हैं, ये किस और काम में यूज़ करते थे? ये अगर मान लीजिए कोई इनको व्यापार करना है लंबी दूरी का, तो अब व्यापार करते हैं तो कुछ जो भेजने वाला है, सेंडर है, उसने क्या भेजा, किसने भेजा, ये सारी चीज़ें लिखी होती थी इस पर, मोहर पर, और जो भी उनका माल होता था, सामान होता था, उस पर ये लगा दिया करते थे इस मोहर को। अब जैसे कि आज के टाइम में हम अमेजन से, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हैं तो उस पर एक स्लिप होती है ना, जिस पर सब कुछ मेंशन होता है कि ये इस एड्रेस पर आया सामान, इसमें ये सामान है, पूरी एक डिटेल लिखी होती है। इसी तरीके से जब वो एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो बहुत बार इन मोहरों का यूज़ किया जाता था, जो कि किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी पत्थर की बनी होती थी। अब अगर पूछा जाए नेक्स्ट पॉइंट 7 कि हड़प्पा की जानकारी हमें किन किन चीज़ों से पता चलती है, आखिर आपको कैसे पता कि हड़प्पा नाम की एक सभ्यता थी और वहाँ पर ये सारी चीज़ें थी, वहाँ पर एक संस्कृति थी? तो हमें पता चलता है इन चीज़ों से। मृदभांड, भौतिक अवशेष हो गए, यानी उस टाइम के जो भी रिमेन्स हैं, आभूषण, ज्वेलरी हो गई, उनके टूल्स हो गए, मोहरें हो गई, इमारतें हो गई, उनके घर हो गए, और उनके सिक्के भी हो गए। ठीक है, अब अगर आप पिक्चर्स देखना चाहें तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए पिक्चर, ये रही, ये है पिक्चर। ये है इनके मनके, ये है इनके बाट, ये है इनकी मोहर। ठीक है, और इनके बर्तन, ये हैं टूल्स। इस तरीके के टूल्स, औजार का ये यूज़ किया करते थे, और ये भी हड़प्पा में मिला है। ये क्या है? अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये है एक जलाशय। जलाशय क्या होता है? जहाँ पानी स्टोर करके रखा जाता है। ये आपको दिख रहा होगा ना, एक किस शेप में? रेक्टेंगुलर शेप में, और यहाँ पानी स्टोर किया जाएगा। जैसे कि आज के टाइम में स्विमिंग पूल होता है, उसमें स्टेयर्स भी होती हैं और पानी एक तरीके से हम उसमें स्टोर भी कर लेते हैं। तो इसी तरीके से उस टाइम लोगों ने ये मेथड अपना रखा था। अब मैं उनके कुछ आपको मृदभांड किसे बोलते हैं उनकी पॉटरी को, उनके बर्तनों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये उनका बर्तन है, जो कि किससे बना है? फेयॉन्स से बना है। इसी तरीके के बहुत सारे बर्तन हमें हड़प्पा के मिले हैं। ये हैं उनके मनके। ये मैंने बताया आपको, मनके क्या होते हैं? छोटे छोटे मोतियों से, बीट से जब माला बनाई जाती है, ज्वेलरी बनाई जाती है, उन्हीं को क्या बोला जाता है? मनके। तो मनके अलग चीज़ है और मोहर अलग चीज़ है। मोहर आपको याद रखना है सील है, जिसपे वो कुछ छापा करते थे। ठीक है, और मनके क्या है? जिससे वो अपनी ज्वेलरी बनाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा के जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अफगानिस्तान में जम्मू, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान और यूपी का वेस्ट एरिया, इस सारे एरिया में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। मैं आपको मैप में भी दिखा, आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैप। ये मैप है, ये देखिए, ये आ गया पूरा एरिया हमारा पाकिस्तान वाला, ये गुजरात, ये यूपी का वेस्ट एरिया, ऊपर आ गया जम्मू, इस पूरे एरिया में, और नीचे दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में। यहाँ से हड़प्पा की बहुत सारी साइट्स मिली। देखिए सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था, ये हड़प्पा नाम का। उसके बाद फिर धीरे धीरे और भी जगह खोजी गई, मोहनजोदड़ो खोजा गया, फिर ये सब खोजा गया, कोटदीजी, चान्हू, ये सारी साइट्स आपको क्या करना है, एक पेज पे लिख लेनी है और आपको उसके आगे लिखना है कि करंट में ये कहाँ पर है लोकेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कालीबंगन है, कालीबंगन अगर हम देखें मैप में तो आज कहाँ पर है, ये राजस्थान में। आपको अभी का करंट प्लेस उसका याद करना भी जरूरी है ताकि आपको याद रहे कि अब ये जगह कहाँ पर है। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में है। इसी तरीके से और भी साइट्स हैं, अभी हम देखेंगे। अब इसके कुछ प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, नागेश्वर, बालाकोट, चान्हू, कोटदीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, मनावली, राखीगढ़ी। इनमें से कुछ साइट्स बता देती हूँ मैं आपको कहाँ पर है। नागेश्वर है, धोलावीरा, लोथल ये है गुजरात में, बनावली और राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में, और कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में यही साइट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हड़प्पा के जो भी स्थल हैं कौन सा किस जगह पर है। जैसे अगर एग्जाम में पूछेंगे लोथल मार्क करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए लोथल गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ की एक फेमस चीज़ क्या थी, नगर निर्माण योजना। यानी इन्होंने जो अपनी सिटीज़ बनाई थी उसमें हमें एक तरीके की प्लानिंग देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है यहाँ घर बना दिया, यहाँ तालाब बना दिया, जलाशय बना दिया, कुछ भी। पूरा प्रॉपर तरीके से ये लोग अपनी सिटीज़ को ऑर्गेनाइज करके बनाया करते थे। और इनकी जो बस्तियाँ होती थी वो भी कैसी होती थी, ये दिख रहा है आपको, इनकी बस्तियाँ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी। ये देखिए, पहला जो कि वेस्ट साइड पर होता था हिस्सा, वेस्ट वाला हिस्सा कौन सा होता था, ये जिसको क्या बोला जाता है, दुर्ग। और दूसरा हिस्सा क्या होता था इस तरफ जो कि ईस्ट में होता था, इसको क्या बोला जाता है, निचला शहर। और ये हो गया आपका दुर्ग। ठीक है, अब यहीं पर जो कुछ बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिनको सार्वजनिक मतलब होता है पब्लिक यूज़ के लिए, कुछ बड़ी बड़ी हमें इमारतें मिली हैं। जैसे कि ग्रेट बाथ हो गया जिसको हिंदी में महान स्नानागार बोलते हैं, अन्नागार हो गया जिसको ग्रेट ग्रैनरी बोलते हैं जहाँ पर वो अनाज स्टोर किया करते थे। ये सारी चीज़ें भी हमें इस एरिया से मिली है जहाँ दुर्ग है। और ये जो निचला एरिया है, निचला शहर है, ये कहाँ होता था, थोड़ा नीचे की तरफ बना होता था। और यहाँ जो आम लोग होते थे, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, उनके घर हुआ करते थे यहाँ पर। इधर घर है, यहाँ पे पूरे में घर है। और ये जो दुर्ग है ये क्या होता था, दुर्ग यानी कि किला टाइप, ये फोर्ट कहाँ होता था, ऊंचाई पर होता था। ठीक है, मैं आपको साथ साथ पिक्चर भी दिखा रही हूँ इसीलिए ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट है सड़कें और गलियों में एक ग्रिड पद्धति होती थी। ग्रिड पद्धति क्या होता है, देखिए ग्रिड पद्धति होता है जैसे कि कोई भी जाल की तरीके का, ये है एक सड़क जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर सड़क ऐसे जा रही है, ऐसे। यानी ऐसा नहीं है कोई भी सड़क कहीं जाए टेढ़ी मेढ़ी और ऐसे मिल जाए। पूरा प्रॉपर तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर उनकी सड़कें और नालियाँ एक दूसरे को काटती थी। इसीलिए ये क्या एक ग्रिड की तरह, एक जाल की तरह बन जाता था। इसी को क्या बोला गया है, इस जाल को ग्रिड बोला गया है। अगर पूछा जाए कि कौन सी पद्धति या कौन सा स्टाइल था उनकी सड़कों और गलियों में, तो ग्रिड पद्धति थी। नेक्स्ट है जल निकास यानी कि उनके घरों में नालियाँ हुआ करती थी। घरों से जो गंदा पानी होता था वो नालियों के जरिए बाहर चला जाया करता था और नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। कैन यू इमेजिन, आज के टाइम में भी अगर आप गांव में जाते हो, इतने सारे गांव में आपको कच्चे घर देखने को मिलते हैं, कच्ची सड़कें होती हैं। लेकिन आज से इतने हज़ारों साल पहले, 3-4 हज़ार साल पहले लोग इतने ज़्यादा डेवलप्ड हो गए थे कि उन्होंने नालियाँ भी पक्की ईंटों से बना ली। तो आप सोच सकते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कितनी ज़्यादा विकसित थी। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है 16, निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण थे और दुर्ग में बहुत सारे सार्वजनिक प्रयोजन के इमारतें हमें देखने को मिलती हैं, जो मैंने आपको पिक्चर में बता दिया कि निचले शहर में लोगों के घर हुआ करते थे और दुर्ग जहाँ पर होता था वेस्ट साइड में, वेस्ट या पश्चिम की तरफ, वहाँ पर क्या होता था, जैसे कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनको सब यूज़ करते हैं। सार्वजनिक यूज़ की चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि हमारे पार्क्स होते हैं और हमारे मॉल्स होते हैं। ऐसी उस टाइम पे क्या होता था, जो जलाशय हो गया, जो बड़ी अनाज रखने की जगह हो गई, उसको सब लोग यूज़ किया करते थे, वो हो गई सार्वजनिक प्रयोजन की चीज़। नेक्स्ट, सिंचाई के लिए वो क्या यूज़ करते थे, नहरों का, कुओं का और जलाशयों का यूज़ करते थे। अब आ जाता है विशाल स्नानागार नेक्स्ट पॉइंट में। विशाल स्नानागार क्या है, ग्रेट, ये मोहनजोदड़ो से मिला है और रेक्टेंगुलर शेप का है। इतना बड़ा रेक्टेंगुलर शेप का एक जलाशय मिला है जिसको नाम दिया गया है विशाल स्नानागार या फिर ग्रेट बाथ भी इसको बोल देते हैं, ग्रेट बाथ। ठीक है, इसके चारों ओर गलियारे मतलब गैलरीज बनी हुई हैं और ये जो जलाशय है इसमें नीचे जाने के लिए स्टेयर्स भी बनी हुई हैं। जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, उसमें स्टेयर्स भी होती हैं और उसके साइड में कुछ रूम्स होते हैं जहाँ पर जो चेंजिंग रूम होता है या फिर जहाँ पर फ्रेश होते हैं लोग जाकर। इसी तरीके से उन्होंने भी इतना बड़ा एक स्नानागार बना रखा था, ग्रेट बाथ बना रखा था, जिसको वो स्पेशल यूज़ के लिए कभी कभी इस्तेमाल किया करते थे, स्पेशल काम के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। कहाँ पर मिला है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट है उनके शवाधान। शवाधान क्या होते हैं, उनकी कब्रें। तो उनकी जो कब्रें होती थी, लोग अगर मर जाते थे तो क्या किया जाता था, उनको गड्ढों में, गर्त मतलब होता है गड्ढों में दफनाया जाता था। और गड्ढों में या फिर उनकी कब्रों में हमें क्या मिलते हैं, उनके बर्तन और भी बहुत सारी चीज़ें, उनकी ज्वेलरी हो गई, उनका जो भी खास सामान होता था वो भी वो मरे हुए लोगों के साथ दफना दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आभूषण और मनकों को तोलने के लिए बाट का प्रयोग किया जाता है। बाट क्या होता है, जो हम तोलने के लिए यूज़ करते हैं, आज के टाइम में भी यूज़ करते हैं। लेकिन उस टाइम में जो बाट होते थे वो पत्थर के बनाए जाते थे। और किस पत्थर के बने होते थे, चर्ट नाम के पत्थर के बने होते थे। नेक्स्ट आ जाता है मनके। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेंगे कि मनकों को बनाने के लिए कौन कौन से पत्थरों का यूज़ किया जाता था। तो ये नाम कुछ आपको अलग से लगेंगे लेकिन एक दो बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। कार्नीलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टर्स, सेल खड़ी।
ठीक है। और कुछ धातु या मेटल जैसे तांबा, कांसा, सोना और शंख, फ्योन्स, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था किसमें, मनकों को बनाने में। यानी पहले छोटे छोटे मनके बनाएंगे, बीड्स बनाएंगे अलग अलग, और उन्हीं से माला बना देंगे, ज्वेलरी बना देंगे, उनके बैंगल्स बना देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मोहरे और मुद्रांकन का यूज़ लंबी दूरी के व्यापार को ईजी बनाने के लिए किया जाता था। इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया कि जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजा जाता था तो वो लोग क्या करते थे, ताकि बाकी पहचान हो सके सामान किसने भेजा है, इसके अंदर क्या है, वो सारी चीज़ें वो उस मोहर पर छाप दिया करते थे और फिर दूसरी जगह भेजा करते थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं जब हड़प्पा सभ्यता थी उसी टाइम पर इराक में कौन सी सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में ट्रेड रिलेशंस थे उस टाइम पे, दोनों के बीच में व्यापार होता था। क्योंकि मेसोपोटामिया से भी हमें हड़प्पा के कुछ बर्तन मिले हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच में इतने पुराने टाइम में भी ट्रेड होता था। कि जो लिपि है, वो लिपि क्या होता है, उनकी लिखाई, जिस फॉर्म में वो लिखते हैं। तो इनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हिस्टोरियंस ने इनकी लिपि को पढ़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इसको नहीं पढ़ा जा सका है। ये हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ कुछ उस पर पिक्चर्स बनी हुई हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है ये आज तक नहीं पता चल सका है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसमें जो इनकी लिपि थी, इस लिखाई में कितने सिंबल्स होते थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 375 से 400 तक। और इनकी लिपि कैसे लिखी जाती थी, दाईं से बाईं, जैसे उर्दू और अरबी लिखी जाती है राइट से। हम लोग कैसे लिखते हैं इंग्लिश एंड हिंदी, ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे। और ये लोग हड़प्पन कैसे लिखते थे, इस तरफ से लिखना स्टार्ट करते थे, राइट से लेफ्ट की तरफ। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का विनाश। यानी जब हड़प्पा इतनी ज़्यादा विकसित थी, इतनी डेवलप थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया, ये खत्म हो गई। तो कुछ रीजंस हैं जो अलग अलग हिस्टोरियंस अपने बताते हैं। जैसे कि कुछ का कहना है कि वहाँ पर जो है जंगलों को या वनों को काट दिया गया था, पेड़ों को, इसलिए वहाँ पर क्लाइमेट में चेंज हो गया था। कुछ ने कहा कि वहाँ पर बाढ़ आ गई थी, कुछ ने कहा वहाँ पर जो नदियाँ थी जिनकी वजह से इस सिविलाइजेशन में लोगों ने बसना स्टार्ट किया था वो सूख गई थी। और कुछ का कहना है कि वहाँ भूकंप आ गया था। और वहीं कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि वहाँ पर बाहर से अटैक हुआ था, इसीलिए वहाँ के बहुत सारे लोग मर गए थे और ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। आई होप आपको ये रिवीजन पॉइंट समझ आ गए होंगे। लेकिन लास्ट में यहाँ पे एक टाइम पीरियड और दिया है, देखिए। परिपक्व मतलब मैच्योर हड़प्पा, जब हड़प्पा पूरी तरह विकसित थी। तो वो टाइम कौन सा है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और उससे पहले वाला जो टाइम होता है उसको बोला जाता है पूर्व हड़प्पा। और उसके बाद वाला टाइम, विकसित होने के बाद वाला टाइम जो होता है उसको क्या बोला जाता है, 1900 ईसा पूर्व और उत्तर हड़प्पा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पूर्व हड़प्पा क्या होता है, अर्ली हड़प्पा टाइम कौन सा है, 2600 ईसा पूर्व से पहले। मैच्योर हड़प्पन फेज कौन सा है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और लास्ट में लेटर हड़प्पा या हिंदी में उत्तर हड़प्पा कौन सा है, 1900 ईसा पूर्व के बाद वाला, जब इस सभ्यता का पतन या फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स और हैं, मैं ये और समझा देती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि हड़प्पा का जो विस्तार था, यानी ये इसका जो एक्सपेंशन था, कहाँ से कहाँ तक ये फैली हुई थी। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो उत्तर में यानी सबसे ऊपर मांडा था, फिर दक्षिण में यानी नीचे की तरफ दयमाबाद था जो कि महाराष्ट्र में। फिर पश्चिम छोर कौन सा होता है, इस तरफ वेस्ट की तरफ, यहाँ सुत का गंडोर था, ये वाली जगह। और पूर्वी छोर में कौन सी जगह थी, ये है यूपी में आलमगीर। तो ये आपको 4 जगह बता दी हैं कि ये सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। फिर ये वही पॉइंट्स रिपीट कर दिए हैं फिर से। अब यहाँ बस ये पॉइंट अलग है कि बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि हड़प्पा में कोई एक किंग नहीं था, ठीक है। जबकि कुछ का कहना है कि यहाँ पर एक किंग होने के बजाय बहुत सारे किंग थे, क्योंकि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, इतनी सारी इसकी साइट्स हैं, क्षेत्र हैं, तो इसको कंट्रोल कर पाना एक किंग के लिए मुश्किल होगा। तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सारे किंग होंगे जो आपस में कोऑर्डिनेट करते होंगे और ये सिविलाइजेशन फिर चलती होगी। लास्ट में ये दिया है कि शिल्प कार्यों में, शिल्प कार्य यानी जो भी वो क्राफ्ट प्रोडक्शन का या हाथ से कुछ बनाने का काम करते थे, उसमें क्या क्या होता था, मनके बनाना, पता है आपको क्या है मनके, शंख जो कि समुद्र के पास मिलता है उसको बोलते हैं शंख, उसकी कटाई करना, धातु पर मेटल से कोई चीज़ बनाना, मोहरों का निर्माण जो मैंने आपको दिखाई थी, सील को बनाना, उस पर कुछ छापना या उस पर कुछ लिखाई करना और बाट बनाना, ये सारे काम क्या होते थे, शिल्प कार्य के काम थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन के। और इनकी इंपॉर्टेंट साइट कौन सी थी, चान्हू दड़ो, एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन रिविजन नोट्स का यूज़ कब करना है, आफ्टर एनसीईआरटी। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर इन नोट्स से रिवाइज करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।